हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आईटीबीपी का एग्ज़ाम होने वाला है 15 और 18 सितंबर को। तो इस वाले वीडियो में आईटीबीपी परीक्षा के लिए आईटीबीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक उससे ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है? वर्ष 2022 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नारायण गुरु ने दलित सुधार आंदोलन शुरू किया और निम्नलिखित में से किस स्थान पर श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की? श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी केरल में। तो केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, विश्व में भारत की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विश्व में भारत की स्थिति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ट्रांस हिंद महासागर मार्ग पश्चिम में यूरोप के देशों और पूर्वी एशिया के देशों को नहीं जोड़ता है। तो बी ऑप्शन से जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक 20वीं सदी में बना है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना, यह स्मारक 20वीं सदी में बना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, महाराष्ट्र के लोक संगीत लावणी को कितने भागों में बांटा गया है? महाराष्ट्र के लोक संगीत लावणी को कुल 2 भागों में बांटा गया है। कोशिश कीजिए आप लोग, ये जितने ज़्यादा हो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के उन्हें सॉल्व करते चलिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं उन्हीं प्रीवियस ईयर पेपर से सभी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और प्रैक्टिस करते रहिए। आप रटने का समय नहीं है, क्योंकि 15 को एग्ज़ाम आप लोगों का लगा हुआ है। परसों आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा 15 और 18, और भी एडमिट कार्ड आने को हैं। और जिन ट्रेडों के एग्ज़ाम है धीरे धीरे और अन्य सभी ट्रेडों के जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे और सभी ट्रेडों के एग्ज़ाम होने को हैं। तो जो भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ प्रीवियस पेपर के, उन्हें देखते चलिए आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित स्थानों को उनके तापमान की विशेषताओं के साथ सही सुमेलित कीजिए। आप लोगों का एग्ज़ाम कहाँ पर पड़ा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोग अपना एडमिट कार्ड हमें शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 91 406 76 626। तो जो भी बच्चा अपना एडमिट कार्ड हमें शेयर करना चाहता है शेयर कर सकता है। एडमिट कार्ड के माध्यम से मैं बच्चों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी है, कौन कौन सी चीज़ें लेकर नहीं जानी है, क्या करना होगा आप लोगों को, कौन सी शर्ट पहननी होगी, जूते पहन कर जाएंगे नहीं जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना एडमिट कार्ड हमें शेयर कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। तो आप लोगों का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर पड़ा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित स्थानों को उनके तापमान की विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सुमेल कैसे करना है। मद्रास, तो मद्रास का जो सुमेल है ना ये ठंडा। इसके बाद जैसलमेर का संतुलित। तिरुवनंतपुरम, इसका सुमेल हो जाएगा तापमान से। गलत हो गया है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। देखिए मद्रास का हो जाएगा ठंडा से, ठीक है। उसके बाद जैसलमेर का सुमेल जो है हो जाएगा गर्म से। तिरुवनंतपुरम का हो जाएगा संतुलित से। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, अच्छे से तैयारी कीजिए। वेस्ट विशेष से मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश था?
दूसरी बात, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए। और आने वाले दिनों में एसएससी जीडी की भी भर्ती आने वाली है, करीब 1 लाख से ऊपर, उसकी भी तैयारी में लग जाइए आप लोग। अगर इस वाली भर्ती में अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर एसएससी जीडी दोनों फॉर्म को फिल कर देना। अगर आप लोगों ने अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अगर फिल नहीं किया है तो कर दीजिए। और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस पेपर हो चुके हैं, मैं आपको धीरे धीरे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सारे प्रीवियस पेपर मैं कराने वाला हूँ। लगभग मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैं लगभग 14 से 15 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश था? विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था? अराविकू। अराविकू आपका अराविदु आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन की भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की अनुसूचित जाति की जनसंख्या की साक्षरता दर कितना है? 66.07%। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी विड़ला पुरस्कार के लिए चुना गया था? 30वें जीडी विड़ला पुरस्कार के लिए प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखेगा। आज हमारी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, फिर मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा निम्नलिखित में से कौन सी थी? मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा थी तुझ ए जहांगीरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का समूह है? कौन सा है? अंडा, चिकन और बादाम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। अगला है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से फलों और सब्जियों में पाया जाता है? कौन सा मुख्य रूप से फलों और सब्जियों में पाया जाता है? तो खनिज और विटामिन जो है ना, ये सब्जियों में, फलों और सब्जियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर्नाटक संगीत से संबंधित चतुर्दंडी प्रकाशिका किसने लिखी है? तो ये लिखी है वेंकट माखिन। नाम भी थोड़ा सा अजीब है, वेंकट माखिन। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह फाइबर का समृद्ध स्रोत है? फाइबर का समृद्ध स्रोत है नाशपाती, केला और एवोकाडो। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एवोकाडो। अगला है क्वेश्चन। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर म्यांमार की वर्तमान राजधानी? तो म्यांमार की राजधानी क्या है? देखिए कितना अजीब प्रकार का नाम दिया है, नाईव्यूडा पढ़ने भी नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है ये। अगला क्वेश्चन देखेगा। ये पेपर को तुम्हें ज़्यादा ही कठिन लग रहा है, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट है पेपर ये। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया है? 7 से घटाकर 6 कर दिया है। किस संशोधन अधिनियम में? 44वां संशोधन अधिनियम में। 17वें क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन 3 अलग अलग समितियों द्वारा प्राप्त अखिल भारतीय गरीबी आकलन की सही तुलना कौन सी है? रंगराजन, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। गिद्दा, जिसे गिद्दा भी कहा जाता है, त्योहार के समय और फसल की बुआई और कटाई के समय, देखिए खाली स्थान दिया गया है, कि महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। तो देखिए जो गिद्दा जो है, इसे गिद्दा भी कहा जाता है। ये त्योहार के समय, फसल की बुआई और कटाई के समय पंजाब की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। तो पंजाब सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पद मानव विकास से संबंधित नहीं है? कौन सा पद
मानव विकास से संबंधित नहीं है, लोगों के विकल्पों को सीमित करना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है कोयला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है महल। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड रंगों के रूप में कूट-बुट स्टिकर्स लगाना अनिवार्य कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग डीजल इंजन को दर्शाता है? नारंगी रंग जो है ना, ये डीजल इंजन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये कब प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है ना, ये 1878 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेगा। 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टेक्सटाइल सिटी स्थापित करने की आवश्यकता की घोषणा की? 2022 में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने टेक्सटाइल सिटी स्थापित करने की आवश्यकता की घोषणा की। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें देखिए सुमेलित करने के लिए बोला जा रहा है। तो कैसे सुमेलित करना है? तो इसमें देखिए जो दीवान है ना, उस समय दीवान को क्या कहा जाता है? जो पहले जो पहले राजा जो थे जिन्होंने शासन किया, जैसे कि मुगलों ने शासन किया है और भी कई राजवंशों ने शासन किया है, उस समय दीवान को क्या कहा जाता था? तो देखिए उस समय फौजदार को पहले ये देख लेते हैं कि उसमें देखिए दीवान को कहा जाता था, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। फौजदार हुआ आपका, फिर उसके बाद बख्शी हुआ, कोतवाल हुआ, फिर दीवान हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें फौजदार को। तो फौजदार को कहा जाता था सेनापति। ठीक है, और फौजदार को सेनापति कहा जाता। और बख्शी को क्या कहा जाता था? ध्यानपूर्वक देखिएगा। बख्शी को सैन्य प्रतिष्ठान के कार्य और मनसबदारों के वेतन आदि। बख्शी का क्या काम होता था? सैन्य प्रतिष्ठान के कार्य को देखना और मनसबदारी के वेतन आदि, ये काम इनका होता था। फिर इसके बाद देखिए दीवान का क्या कार्य होता था। इसके बाद देखिए कोतवाल का क्या काम होता था। कोतवाल का काम होता था पुलिस अधिकारी का। कोतवाल का काम होता था पुलिस अधिकारी का। और वित्त मंत्री का काम दीवान का होता था। दीवान का काम वित्त मंत्री। तो ये जो पद जो हैं किनसे संबंधित हैं, ये इसमें पूछा गया था। तो कौन सा पद किससे संबंधित? तो फौजदार का संबंध किससे संबंधित है? सेनापति से। ठीक है, बख्शी का सैन्य प्रतिष्ठान से, कोतवाल का पुलिस अधिकारी से, दीवान का वित्त मंत्री से। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि कृषक निरंतर परिश्रम करके, खालिस्तान दिया गया है, उत्पन्न करते हैं, रिक्त स्थान के लिए उचित तत्सम शब्द चुनिए। यहाँ से देखिए आपके जो है हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो हिंदी का लेवल क्या रहता है, हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको जान लेना अति आवश्यक है। तो कृषक निरंतर परिश्रम करके अन्न उत्पन्न करते हैं। अन्न यानी कि गेहूँ इसे बोलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखेगा। दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द मुनि के लिए उचित शब्दार्थ का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए ये पूछा जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द मुनि के लिए उचित शब्दार्थ का चयन कीजिए। तो भैया मेरे मुनि का उचित शब्दार्थ क्या होगा? तो मुनि का साधु आप कह सकते हैं, मुनि साधु। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखें और बताएं कि कौन सा विकल्प सिलसिला शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता। सिलसिला शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता है मामला। अगला क्वेश्चन देखेगा। देखिए हिंदी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप लोगों के लिए जान लेना अति आवश्यक है। वह जो बिना देखे हुए केवल शब्द से दिशा का ज्ञान करके किसी वस्तु को बाण से मारती हो के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? इसका सार्थक शब्द क्या होता है? शब्द भेदी। शुक्ति और शक्ति, सूक्ति और शुक्ति दोनों शब्द
श्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं। एक का अर्थ है सुभाषित, दूसरे शब्द का अर्थ चयन कर वाक्य को पूर्ण करें। बच्चे सागर किनारे पर, खाली स्थान दिया गया, संग्रह करते हैं। तो बच्चे सागर किनारे पर सीप संग्रह करते हैं, सीप संग्रह करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा चतुरानन। चतुरानन में कौन सा समास होगा? मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जो संख्यावाचक शब्द होता है वो आपका द्विगु समास होता है, और जो आपका योजक चिन्ह, बीच में जो योजक चिन्ह होता है, आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप का योजक चिन्ह होता है, इस टाइप का योजक चिन्ह, बीच में योजक चिन्ह होता है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और जहाँ पर मान लीजिए यथा हो गया, अनु हो गया, प्रति हो गया, बड़ा आ हो गया, हर हो गया, उद हो गया और हर हो गया, जहाँ पर ये शब्द आ जाएं वहाँ पर आपका अव्ययभाव समास हो जाता है। जैसे कि यथोचित, अनुचित, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। तो अगर ये शब्द आ जाए, स्टार्टिंग का शब्द अनुप्रति, प्रतिदिन, तो वहाँ पर आपका अव्ययभाव समास हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या पूछा है कि चतुरानन, कि चतुरानन शब्द में कौन सा समास होगा? तो चतुरानन, तो चतु यानी संख्यावाचक शब्द है, चतु यानी कि चार, तो यहाँ हो जाएगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखेगा वन धन औषधि संधि विच्छेद किसका उदाहरण है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि वन औषधि, महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, दंतोष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। ये ऐसे संधि विच्छेद हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इनको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और एक बार देख लीजिए, ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा। वन धन औषधि, इसका इसमें कौन संधि होगी? इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि। तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा कि संधि विच्छेद करें और उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनें। उल्लास, कितना इजी है। जब आप इसे तोड़ेंगे ना, तोड़ने पर उत धन लास होगा ना। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि उल्लास में कौन सी संधि होगी, ये भी तो पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसमें हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। क्यों होगी वो भी जान लीजिए, क्योंकि ये देखिए हलंत लगा है, ये हलंत आप देख रहे हैं, इसमें जो ये हलंत लगा है, ये देख सकते हैं हलंत लगा है, ये हलंत। इस हलंत को देखिए आप पहचान सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि होगी। और विसर्ग संधि की पहचानने का क्या तरीका? तो विसर्ग संधि देखा होगा, जैसे कि अंतः, अंतः, इस प्रकार से। मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अंतः धन अंत, इस प्रकार से होगा अंत। तो ये जैसे कि ये दिया जाए मान लीजिए और पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, ज़्यादा समय लगाने की जरूरत भी नहीं, और आसानी से आप जो है पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ हर कोई कुछ कहना चाहता है जिसे देखो उसे कष्ट में है। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है त्रुटि है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, साफ पता चला कि उसे कष्ट में है, वो कष्ट में है, ना कि उसे कष्ट में है, वो थोड़ी होगा। तो वो कष्ट में है, ये भी हो सकता है। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपका, इसमें त्रुटि हो जाएगी, सही हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा, बुद्धिमान के विचार एक जैसे होते हैं। बुद्धिमान के विचार एक जैसे हैं, उपरोक्त अर्थ कौन सी लोकतृप्ति के लिए सही होगा? बुद्धिमान के विचार एक जैसे होते हैं, तो इसका मुहावरा क्या होगा? इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? इसका मुहावरा होता है 100 सयाने एक मत। 100 सयाने एक मत। बुद्धिमान तो अनेक हैं और सभी बुद्धिमान जो हैं वो एक जैसे ही हैं, तो 100 सयाने एक मत। बस पढ़ने का तरीका और समझने का तरीका है, बस और कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का विग्रह है? आप लोगों ने देखा होगा कि द्वंद्व समास में जैसे कि संख्यावाची शब्द वो हो जाता है और बीच में योजक चिन्ह भी हो जाता है। तो संख्यावाची शब्द क्या होता है? मैंने आपको जस्ट अभी बताया, संख्यावाची शब्द बीच में योजक चिन्ह, वो आपका द्वंद्व समास हो जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी बीच में योजक चिन्ह भी नहीं होता है और होता है, जैसे गौरी शंकर, गौरी और शंकर। तो गौरी शंकर में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा द्वंद्व समास। तो ये भी आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए।
किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हैं। आदिवासी, आदिवासी कहेंगे ना, बहुत पहले से रहते आ रहे हैं तो आदिवासी कहेंगे ना आप। अभी यहाँ देखिएगा क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। किस वाक्य में, कौन सा वाक्य ऐसा जो आपको प्रेरणा दे रहा है। किसान अपने नौकर से हल चलवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया है। किसान अपने नौकर से हल, क्योंकि किसान उस इंसान को पैसे दे रहा है, वो तो उसकी नौकरगिरी करेगा ही, तो यहाँ हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मुहावरा है आपका, जिसे कष्ट ना भोगना पड़ा हो दूसरे का कष्ट क्या समझे। बांझ का जाने प्रसव का पीड़ा, बांझ का क्या जाने प्रसव का पीड़ा। जो औरत बांझ है वो क्या जाने प्रसव का पीड़ा, जाहिर सी बात है। और क्या, अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सर्वनाम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। वह जो खाता है सो आप नहीं खा सकते, ये आपका सही हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। खाने की इच्छा, खाने की इच्छा को क्या कहेंगे, बुभुक्षा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो जंगल का पर्यायवाची शब्द विपित नहीं है, तो विपित आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सामासिक युग्म अशुद्ध है। तो सामासिक शब्द युग्म अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, शरणागत। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। तो आपको पता चल चुका होगा कि हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी भी पूछ जाते हैं और हार्ड भी पूछ जाते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या हो, जिस पर मुकदमा हो। तो जिस पर मुकदमा हो उसको क्या कहते हैं, अभियुक्त कहेंगे ना आप। अब देखिए गद्यांश दिया गया है, गद्यांश पहले आप गद्यांश को पढ़िए, गद्यांश को पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन छांटिए आप लोग। कन्या भ्रूण हत्या के व्यापक दुष्परिणाम सामने आते हैं। इसमें लिंगानुपात घटता है जिससे सामाजिक असंतुलन बढ़ता है। महिलाओं की संख्या कम होने से लड़कों के लिए बहुएं खोजें नहीं मिलती हैं। ये स्थिति हरियाणा व राजस्थान जैसे राज्यों में निर्मित भी हो चुकी हैं। समय से घर परिवार न बस पाने की वजह से पुरुषों में यौन कुंठाएँ बढ़ती हैं, जिनकी परिणति यौन हिंसा एवं दुष्कर्मों के रूप में सामने आती हैं। भ्रूण हत्या करवाने वाली माताओं की सेहत पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वेश्यावृत्ति और महिलाओं की तस्करी जैसे अपराधी समाज में महिलाओं की घटती संख्या की वजह से बढ़ते हैं। महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव भी कम होता है, उसे भोग्या समझने की प्रवृत्ति बढ़ती है। बढ़ती भ्रूण हत्याओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि धूमिल हुई है और कई बार संयुक्त राष्ट्र भी भारत सहित कुछ अन्य एशियाई देशों पर पैर जमा चुकी इस दुष्प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त कर चुका है। कन्या भ्रूण हत्या के दूरगामी परिणाम अत्यंत घातक हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर सचेत हो जाने की आवश्यकता है। हमें इस समस्या के उन्मूलन के ठोस उपाय सुनिश्चित करने होंगे। सबसे पहले तो लोगों की उस सोच में परिवर्तन लाना होगा जो समाज की सत्तात्मक संरचना से प्रेरित है तथा जिसमें कन्या को दोयम दर्जा प्राप्त है और नारी को सिर्फ भोग्या समझा जाता है। लोगों को यह समझना होगा कि कुल पुत्रियों से भी बढ़ते हैं तथा हमारी वैदिक संस्कृति में पुत्रियों को कर्म कांड से जुड़े हुए सभी अधिकार दिए गए हैं जो पुत्रों को प्राप्त है। पुत्रियां तर्पण एवं पिंडान जैसे कर्म कांडों तक के लिए भी अधिकृत हैं। कन्या भ्रूण हत्या सभी धर्मों में वर्जित एवं आलोच्य है। अब देखिए इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। देखिए इस गद्यांश का जो शीर्षक मैंने पढ़ा है, पढ़ने के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि इस गद्यांश का जो शीर्षक होगा कन्या भ्रूण हत्या, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या ये पाप है मेरे हिसाब से। इस गद्यांश में गद्यांश हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं। कन्या भ्रूण हत्या सभी धर्मों में क्या है, वर्जित है। क्वेश्चन पर सीधे आते हैं हम लोग। कन्या भ्रूण हत्या का क्या दुष्परिणाम है, घटती लिंगानुपात। कौन से अपराध समाज में महिलाओं की घटती संख्या की वजह से बढ़ते हैं। कौन से अपराध, वेश्यावृत्ति एवं महिलाओं की तस्करी। बहुत ही इजी है ये गद्यांश, अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आंसर आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें वैदिक संस्कृति में पुत्रियों को इनमें से क्या अधिकार दिए गए हैं। वैदिक संस्कृति में पुत्रियों को क्या अधिकार दिए गए हैं।
कर्मकांड से जुड़े हुए अधिकार। सारे आंसर निकल गए। तो ये जो आपका जो गद्यांश था, कुल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 5 बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। गद्यांश को पढ़िए, आंसर अपने आप निकल आएंगे। ठीक है, जो भी बच्चे अगर अपना एडमिट कार्ड हमें शेयर करना चाहते हैं, और जिन बच्चों का 15 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो अगर आप वो बच्चे अगर हमें व्हाट्सएप क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 91 406 76 626। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और अपना एडमिट कार्ड हमें ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और जिन बच्चों का 15 और 18 तारीख को एग्ज़ाम है, 15 सितंबर और 18 सितंबर को, तो वो बच्चे हमें व्हाट्सएप पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक उससे ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।